हे गाइस, हाय, दिस इज भावेश और आज की इस वीडियो में हम फिबोनाची सीरीज के लिए पाइथन प्रोग्राम बनाने वाले हैं। इस प्रोग्राम को बनाने से पहले हमें फिबोनाची सीरीज क्या होती है ये पता होना चाहिए, और फिबोनाची सीरीज को समझने से पहले हमें सीरीज क्या होती है ये पता होना चाहिए। तो सीरीज एक ऐसा सीक्वेंस होता है जिसकी टर्म्स एक पर्टिकुलर बिहेवियर रिजेंबल करती हैं। सारी टर्म्स एक बिहेवियर रिजेंबल करती हैं, इसलिए वो यूनिक सीरीज होती है। क्योंकि फिबोनाची भी एक सीरीज होती है, इसीलिए इसकी टर्म्स भी कुछ ना कुछ बिहेवियर रिजेंबल करती होंगी। उस बिहेवियर को पहले समझते हैं, उसके बाद हम प्रोग्राम की तरफ चलेंगे। आप स्क्रीन पर एक फोटो देख पा रहे हैं और यहाँ पे कुछ टर्म्स लिखी हुई हैं। जो सबसे पहली टर्म है यहाँ पर 0, ये सबसे पहली टर्म होती है फिबोनाची सीरीज की, और 1 सेकंड टर्म होती है। यहाँ पर देखिए, सबसे पहली टर्म 0 और 1, सबसे पहली टर्म 0 और 1 डिफॉल्ट वैल्यूज या डिफॉल्ट टर्म्स होती है फिबोनाची सीरीज की। हमने पहले ही डिसाइड कर दिया, प्री डिसाइडेड 2 टर्म्स है पहली, वो है 0 और 1। ठीक है, अब बाकी 0 1 तो हमने चलो पहले से डिसाइड कर दी, उसके बाद की टर्म्स कैसे आ रही है। और ना अभी आप में से कुछ को इसमें कुछ पैटर्न भी नहीं दिख रहा होगा। ये जो नेक्स्ट टर्म आ रही है ये पिछली 2 टर्म्स के सम के बराबर आती है। पिछली 2 टर्म्स के सम के बराबर आ रही है। पिछली 2 टर्म्स के सम के बराबर आती है। देखिए यहाँ पर ये जो तीसरी टर्म है ये वाली, ये आ रही है पिछली 2 टर्म यानी कि 0 + 1 के सम के बराबर, जो कि होता है 1। इसी तरह ये जो नेक्स्ट टर्म है 2, ये आ रही है पिछली 2 टर्म्स यानी कि 1 और 1 के सम के बराबर, 1 + 1 2। ऐसे ही ये जो तीसरी ये वाली टर्म है ये आ रही है पिछली 2 टर्म्स 2 + 1, 1 + 2 ऐसे। तो हमने ये देखा कि फिबोनाची सीरीज में सबसे पहली चीज जो हमें ध्यान रखनी है वो होती है कि इसकी 2 डिफॉल्ट वैल्यूज, पहली टर्म 0 होती है, दूसरी टर्म 1 होती है, ये प्री डिसाइडेड है। उसके बाद जो टर्म्स आती है वो पिछली 2 टर्म्स के सम के बराबर आती है, पिछली 2 टर्म्स के सम के बराबर आती है। आई होप आई एम क्लियर विद इट। सो अब प्रोग्राम की तरफ चलते हैं। अभी हमने देखा कि फिबोनाची सीरीज का बेसिक आइडिया क्या होता है। अब हम इसके लिए एक प्रोग्राम बनाने वाले हैं। तो सबसे पहले हम इस प्रोग्राम में ये चीज इनपुट करवाएंगे कि आपकी फिबोनाची सीरीज आपको कितनी टर्म्स तक चाहिए, क्योंकि वो तो इनफाइनाइट टर्म्स तक चलेगी। लेकिन हम यूजर से सबसे पहले ये पूछेंगे कि आपको अपनी फिबोनाची सीरीज कितने टर्म्स तक चाहिए। तो उसी के लिए मैंने एक वेरिएबल लिया, लेट्स से टर्म्स, और इसमें मैंने इनपुट लिया एंटर नंबर ऑफ टर्म्स। और क्योंकि ये नंबर ऑफ टर्म्स इंटीजर वैल्यू होगी इसलिए मैंने यहाँ पे इंट लगा दिया। ऑलराइट, ये हो गया। अब हमने जब फिबोनाची सीरीज का इंट्रोडक्शन लिया था तब मैंने आपको बताया था कि दो वैल्यूज डिफॉल्ट होती हैं फिबोनाची सीरीज की, 0 और 1। 0 पहली टर्म होती है और 1 दूसरी टर्म होती है। तो हम यहाँ पे भी उसको पहले से ही डिफाइन करके रख लेते हैं। सो मैंने बोला n1 = 0, सिमिलरली n2 = 1। ऑलराइट, अब हमें आगे की टर्म्स चाहिए, तो उसके लिए मैंने फॉर लूप लगाया, फॉर i इन रेंज। ये फॉर लूप कहाँ तक चलेगा? ये चलेगा टर्म्स तक। क्या लिखते हैं इसमें? सबसे पहले मैं प्रिंट करवाता हूं n1, end। इससे क्या होगा? यहाँ पे लिखते हैं, इससे होगा n1 की वैल्यू डिस्प्ले होगी, n1 वैल्यू विल बी डिस्प्लेड। इन दिस केस n1 की वैल्यू क्या है? 0, तो 0 डिस्प्ले हो जाएगा प्रिंट करवाने से। ठीक है, उसके बाद मैंने एक और वेरिएबल लिया nth, जिसमें मैंने n1 +
n1 प्लस n2 किया। ऐसा क्यों किया? हमने इंट्रोडक्शन में कहा था कि जो हम नेक्स्ट टर्म्स हम निकालते हैं वो निकालते हैं पिछली दो टर्म्स के सम के बराबर। यहाँ पर पहली वाली टर्म 0 है जिसको मैंने n1 वेरिएबल में स्टोर कर रखा है, और जो सेकंड टर्म है वो n2 वेरिएबल में स्टोर्ड है और उसकी वैल्यू 1 है। तो जब मेरे को थर्ड टर्म चाहिए तो मैं उसका सम कर दूंगा n1 प्लस n2 करके, वो मेरे को थर्ड टर्म मिल जाएगी। देखिए यहाँ पर हमने पहले देखा था कि हमारी डिफॉल्ट वैल्यूज होती है 0 और 1, वो हम प्री डिफाइन कर चुके। फिर मैंने बोला था कि ये जो नेक्स्ट वैल्यू आती है 1, ये आती है पिछले दो टर्म्स के सम के से, 0 प्लस 1। ऑलराइट, 0 प्लस 1 पिछले दो टर्म्स के सम से ये वैल्यू हमारी आती है। ठीक है, तो ऐसा ही मैंने कोड में किया, हमने n1 प्लस n2 कर दिया ताकि मेरे को तीसरी टर्म्स मिल जाए। अब अगर n1 की वैल्यू 0 रहेगी हमेशा और n2 की वैल्यू 1 रहेगी हमेशा, तो हमेशा सम 1 आने वाला है। तो फिर ये सारी वैल्यूज कैसे आएंगी? इसीलिए हमें n1 और n2 की वैल्यू को मॉडिफाई करना पड़ेगा ताकि हमारी सीरीज आगे बढ़ती रहे। मॉडिफाई करने के लिए देखते हैं कैसे होगा। n1 की जो वैल्यू है उसको मैं n2 की वैल्यू से मॉडिफाई कर देता हूँ। तो n1 की वैल्यू में n2 की वैल्यू आ जाएगी, यानी कि 0 की जगह 1 आ जाएगा, ये मॉडिफाई हो गया। और n2 की वैल्यू को मैं n3 की वैल्यू से मॉडिफाई कर देता हूँ। अब यहाँ पे क्या हो रहा है? देखो यहाँ पे ये हो रहा है कि जो पहली वाली टर्म है उसके अगले वाले टर्म से मॉडिफाई हो रही है। n1 की वैल्यू में मैंने n2 की वैल्यू रख दी और n2 की वैल्यू में मैंने n3 की वैल्यू रख दी ताकि हमारी ये सीरीज आगे चलती रहे। इसका करने से क्या हुआ, n1 की वैल्यू मैंने n2 रख दी तो 0 1 में कन्वर्ट हो गया। ऑलराइट, और n2 को मैंने n3 रख दिया तो मेरा जो 1 है वो 2 के अंदर कन्वर्ट हो गया। ऐसे ही ये लूप चलता रहेगा कब तक? जब तक ये टर्म वाली वैल्यू सेटिस्फाई होगी, जब तक ये लूप चलता रहेगा। एक बार देख लेते हैं हमारा प्रोग्राम ठीक बना है या नहीं, शायद आपको एग्जाम्पल से अच्छा समझ आए। लेट्स से हम 5 एंटर करते हैं, हमें 5 तक चाहिए। ओके, देखिए यहाँ पे आ रहा है 0 1 1 2 3, तो यहाँ पे हमने वैल्यू डाली 5 और हमें मिला 0 1 1 2 3। जैसा हमने पहले सोचा था वैसा ही हुआ। 0 1 तो हमारी प्री डिफाइंड थी, ये हमें मिल चुकी है, और 1 मिली 0 प्लस 1, ये 2 मिला 1 प्लस 1, ये 3 मिला 2 प्लस 1। अगर मैं और वैल्यूज और टर्म्स डालूं, लेट्स से आई एंटर्ड 15, सो देखिए यहाँ पे 0 1 2 3 5 8 13 21 34 55 89 144 233 377। ये कैसे हो रहा है? सबसे लास्ट वाली टर्म के लिए देख लेते हैं। 377 किसके बराबर होगा? 144 प्लस 233, 144 प्लस 233। इतना सिंपल कोड था। एक बार और रिकॉल कर लेते हैं। सबसे पहले हमने एक टर्म वेरिएबल में एक इंटीजर वैल्यू इनपुट कराई जो कि ये पूछेगा यूजर से कि आपको कितने टर्म्स तक फिबोनाची सीरीज चाहिए। उसके बाद हमने जैसा शुरुआत में पढ़ा था कि जो फिबोनाची सीरीज की पहली और दूसरी वैल्यूज होती हैं वो प्री डिफाइंड होती है और उनकी वैल्यू क्या होती है? n1 जो उसकी पहली वैल्यू होती है, वो पहली टर्म की वैल्यू होती है वो 0 होती है, और जो सेकेंड टर्म की वैल्यू होती है वो 1 होती है। तो उसको हमने यहाँ पे भी प्री डिफाइन करके रख दिया। उसके बाद हमने फॉर लूप लगाया जो कब तक चलेगा? वो तब तक चलेगा जब तक यूजर ने अपनी टर्म्स मांगी है। जितनी टर्म्स यूजर ने मांगी है वो तब तक ही वर्क करेगा, उसके बाहर आता है, उससे पहले आता है, वो ब्रेक कर जाएगा। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर लाइन से क्या होगा? इस पर्टिकुलर लाइन से होगा n1 की वैल्यू जो कि सबसे पहले रन टाइम में 0 होगी वो प्रिंट हो जाएगी, जो कि यहाँ पे प्रिंट हो चुकी। उसके बाद मैंने क्या किया? n3 यानी कि थर्ड टर्म,
दो टर्म तक हमारे पास पहले से वैल्यूज थी। पहली टर्म 0, सेकंड टर्म 1, थर्ड टर्म निकालने के लिए जैसे कि हमने पहले पढ़ा था, मैंने प्रीवियस दो टर्म्स का एडिशन कर दिया, यानी कि n3 हो जाएगा n1 प्लस n2। सिंपल सिंपल। फिर उसके बाद मैंने मॉडिफिकेशन किया। किसका मॉडिफिकेशन किया? मैंने n1 और n2 वेरिएबल का मॉडिफिकेशन किया, जिसकी वजह से ऑटोमेटिकली n3 वेरिएबल में मॉडिफिकेशन अपने आप हो गई। मॉडिफिकेशन कैसे किया? n1 को मैंने n2 की वैल्यू दे दी, यानी कि फर्स्ट रन टाइम पे 0 को मैंने 1 से इंटरचेंज कर दिया, और n2 को मैंने n3 की वैल्यू दे दी, यानी कि 1 को मैंने 2 से इंटरचेंज कर दिया। यहाँ पे सोचते हैं, जब सबसे पहले इस कोड के वजह से 0 प्रिंट हुआ, फिर उसके बाद 1 प्रिंट हुआ। क्यों 1 प्रिंट हुआ? यूं क्योंकि यहाँ पे हमने n1 को n2 की वैल्यू दे दी थी। फिर जब कोड वापस ऊपर गया, उसको n1 की वैल्यू प्रिंट करनी थी, उसने देखा n1 की वैल्यू 1 हो चुकी है, उसने 1 प्रिंट कर दिया। नीचे आया, उसने n3 की वैल्यू में n1 प्लस n2 किया, और n1 अब 1 हो चुका था और n2 अब 2 हो चुका था। ठीक है, तो n3 की वैल्यू हो गई 3। नीचे गया, n1 को उसने n2 के बराबर किया और n2 को उसने n3 के बराबर किया, और ऐसे ही लूप चलता रहेगा कब तक? n टर्म्स तक। तो आई होप कि आपको ये प्रोग्राम समझ आया हो।